तो नारायण, हम लोग जो देख रहे थे अपना टॉपिक वो था रिस्पिरेशन। ठीक, रिस्पिरेशन जो हम लोग देख रहे थे इसमें हम लोग ये तो देख लिए थे कि जो रिस्पिरेशन है हमारा ये एक एनर्जी से रिलेटेड है, ऑक्सीजन से नहीं, क्योंकि हवा लेना और देना तो क्या था, ब्रीदिंग से रिलेटेड था। बाकी बहुत सारी चीज़ें हम लोग ये देखे थे कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल क्यों कहते हैं, एनारोबिक रिस्पिरेशन क्या होता है, एरोबिक रिस्पिरेशन क्या है, फिर एनारोबिक में ही दो टाइप के हैं, वो सब हम लोग देख चुके हैं। आज जहाँ से हम देखेंगे वो हम लोग देखने वाले कहाँ से, रोल ऑफ ग्लूकोज। हम लोग ये तो देख रहे थे कि जो इतना सारा ग्लूकोज बन रहा था, क्योंकि फूड से क्या बनता है, एनर्जी मिलते हैं। फूड जो है बॉडी में जाता है, सेल कुछ कुछ काम करता है और उससे क्या लेता है, एनर्जी लेता है। फूड का मतलब था कि ग्लूकोज से, कि ग्लूकोज है, सेल में कुछ होगा, फिर वहाँ से क्या मिलेगी, हमें एनर्जी मिलेगी। तो जो ये रोल ऑफ ग्लूकोज है, देखो दो टाइप के तो है ये सब, या तो अर्थ पे प्लांट है या तो अर्थ पे एनिमल है। ठीक, तो देखो जो मेरे पास ये प्लांट है ना, जो कि ऑटोट्रॉफ है, ये हमारे आपकी तरह दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है। तो जो मेरे पास ये प्लांट है, प्लांट करेगा फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस करेगा, लाइट के प्रेजेंस में क्या बनाएगा, अपना खाना बनाएगा। क्लोरोफिल इसके पास पहले से प्रेजेंट है, क्योंकि दोनों को ही एनर्जी चाहिए। अगर प्लांट को मान लो कुछ भी काम करना है, प्लांट कुछ भी काम अगर करना है, सपोज नीचे से अगर पानी खींचना है उसको, अर्थ से अगर पानी उसको सब करना है, तो उसके लिए भी क्या चाहिए, हमें एनर्जी चाहिए। कुछ देखो, हम जब सो रहे हैं एनर्जी खर्च हो रही है, हम जगे हुए हैं एनर्जी खर्च हो रही है, इफ़ आई एम स्पीकिंग एनर्जी खर्च हो रही है, इफ़ आई एम राइटिंग एनर्जी खर्च हो रही है, इफ़ आई एम वॉकिंग एनर्जी खर्च हो रही है, इफ़ आई एम रनिंग एनर्जी खर्च हो रही है, इवन इफ़ आई एम थिंकिंग एनर्जी खर्च हो रही है। यानी कि हर एक काम में क्या है, एनर्जी का एक्सपेंडिचर है। हाँ, वो बात हो सकता है कि कभी कभी कम एनर्जी खर्च हो रहा है, कभी कभी ज़्यादा एनर्जी खर्च हो रहा है। एग्जाम्पल के लिए लो, बाइक खड़ी है मेरी और बाइक को हमने चालू करके छोड़ दिया। कभी कभी देखते हो कि बाइक जब बहुत दिन बाद चालू करते हैं, 10 दिन 1 महीने बाद, तो बाइक चालू करके उसको क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। और कहते हैं तो लोग क्या कह देते हैं कि नहीं नहीं बहुत दिन से खड़ा था ना, तो मतलब सोच रहे हैं कि गड़िया में थोड़ा तेलवा चढ़ जाने दें। एक्चुअली उस टाइम पे भी पेट्रोल खर्च हो रहा है, लेकिन कम खर्च हो रहा है। जब बाइक चलेगी तो पेट्रोल क्या होगा, ज़्यादा खर्च होगा। आप शांति से बैठे हुए तो एनर्जी कम खर्च है, आप जब रनिंग के प्रोसेस में जाएंगे तो एनर्जी क्या होगा, ज़्यादा खर्च होगा। तो एनर्जी तो तब खर्च करेंगे जब आपके पास एनर्जी होगा। जब आपके पास एनर्जी होगा तभी तो आप एनर्जी खर्च करेंगे। अगर मान लेते कि मेरे पास पैसा है ये नहीं है, सपोज डैट कि लल्ला के पास 20 लाख रुपया है ये नहीं है, तो कहाँ से जा करके मतलब कॉलेज खरीदेंगे, है ना। सपोज डैट कि अगर मान लेते हैं कि सत्यम जी कल को टेंट हाउस का बिजनेस शुरू करते हैं और उनके पास है कि मतलब टेंट है ये नहीं है, कहाँ से लल्ला के शादी में टेंट गाड़ेंगे वो, सही बात है। अगर मान लो कि अगर हम अभी पढ़ा रहे हैं और मेरे पास 30 रुपया ही नहीं है, तो ना हम इंक खरीदेंगे, ना लिखेंगे, ना बच्चे पढ़ेंगे। यानी कि अगर कुछ करना है तो उसके लिए जो रॉ मटेरियल होगा वो कम से कम आपके पास होना चाहिए। तो अगर आपको एनर्जी चाहिए तो कम से कम फूड तो होना चाहिए। तो वैसे ही जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों हैं, इन दोनों को ही क्या चाहिए, इन दोनों को ही चाहिए ग्लूकोज। ठीक, फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्लांट्स क्या बनाएंगे, अपना ग्लूकोज बनाएंगे, है ना। लेकिन वहीं पे बेचारा जो एनिमल है, एनिमल कब से फोटोसिंथेसिस करने लगा,
क्या एनिमल के मतलब एंसेस्ट्री में भी किसी ने फोटोसिंथेसिस, अरे छोड़ो, क्या एनिमल के एंसेस्ट्री में किसी ने आज तक ऑटोट्रॉफ का मतलब सोचा भी होगा क्या? एनिमल्स फोटोसिंथेसिस के बारे में सोच लेंगे, सोचना ही मतलब क्या है? पाप है। वो लोग फोटोसिंथेसिस के बारे में सोचते नहीं है कि सोचे हैं कि दुख हुआ है ना। तो बहुत सारी चीजें सोचना भी गुनाह है। जैसे मान लो कि कोई बच्चा सपोज दैट 10th क्लास में हो, सपोज दैट कि अगर कोई बच्चा मान लेता है कि 1 क्लास में हो या फिर 2 क्लास में हो, तो क्या जो ये 1 क्लास या 2 क्लास में जो बच्चा है ये पढ़ने के बारे में सोच भी सकता है क्या? नहीं। अगर ये बच्चा पढ़ने के पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा तो बाद में देखेंगे। सोच भी नहीं सकता है, सोच लिया तो समझो कि लड़का पढ़ लिया। वैसे ही एनिमल्स बेचारे सोच लिए कि फोटोसिंथेसिस कर लेंगे तो वो भी उनका भला हो जाएगा, वो सोचते भी नहीं है। तो प्लांट एनिमल्स कैसे बनाएंगे ग्लूकोज अपना? ये करेंगे फूड का डाइजेशन। ठीक, अगर इनके पास फूड ही नहीं रहेगा तो बेचारे ग्लूकोज ये लोग बना नहीं पाएंगे। ग्लूकोज बना के क्या करेंगे? क्या है ग्लूकोज का फेट? फेट क्या है ग्लूकोज का? फेट का मतलब होता है फेट ऑफ ग्लूकोज। फेट का मतलब फ्यूचर। जैसे मान लो कि क्या है बच्चे का फ्यूचर, क्या है इंडिया का फ्यूचर, जो खाना खाएं हम लोग उस खाने का फ्यूचर क्या होने वाला है। होता है कभी कभी कि कुछ कुछ बच्चों का फ्यूचर इतना ब्राइट होता है कि मतलब नहीं दिखता है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है, समस्या है। उसको देखने के लिए मतलब फ्यूचर में जाना पड़ेगा, तब जाकर कहीं फ्यूचर दिखेगा। तो जो ये दोनों मिल करके ग्लूकोज बना रहे हैं, प्लांट अपना अलग ग्लूकोज बना रहा है, एनिमल अपना अलग ग्लूकोज बना रहा है, क्या करेंगे ग्लूकोज बना करके? आखिर देखो होता क्या है कि जो मेरे पास ग्लूकोज बना, ठीक, इस ग्लूकोज का क्या होगा कि इसका धीरे धीरे ऑक्सीडेशन होगा, धीरे धीरे क्या होगा, ये ऑक्सीडाइज होगा। और जो इसका केमिकल है ना, इसकी जो केमिकल एनर्जी है इसको बनाएगा एटीपी में। एटीपी का मतलब होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जो इस देखो जो मेरे पास ग्लूकोज है इसका ऑक्सीडेशन हुआ ग्रेजुअली, धीरे धीरे, ना कि मतलब एक ही बार में ऑक्सीडेशन पूरा हो गया और एटीपी बन गया। यहाँ पर एटीपी क्या होगा, ये बनेगा। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? इस प्रोसेस को बोलते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन। क्या बोलेंगे? बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन बोलेंगे। समझे यहाँ पे? मेरे पास ग्लूकोज है, उसका ग्रेजुअली क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, उसकी जो केमिकल एनर्जी है एटीपी में क्या होगी, कन्वर्ट होगी। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन बोलेंगे। समझे? अभी देखो जो सेलुलर रिस्पिरेशन था, एरोबिक में जो सेलुलर रिस्पिरेशन था उसका जो टोटल मिला करके एक रिएक्शन बनता था, जैसे कि मान लो मेरे पास है ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। ग्लूकोज के साथ साथ आपके पास मिलेगा थोड़ा सा ऑक्सीजन, थोड़ा सा क्या मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा। आपके प्रोडक्ट में यहाँ पर आपको बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। थोड़ा सा गरीब आदमी है तो इसके पास पानी बन जाएगा। और चूंकि जो मेरे काम का है उसको मिलेगी एनर्जी। क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी। देखो यहाँ पर देख पा रहे होगे कि C6 है, H12 है, O6 है, यहाँ पर कार्बन तो 6 है। देखो जब तक जो रिएक्शंस हैं उसका जब तक बैलेंसिंग नहीं हो जाएगा, देखो क्या है कि बायोलॉजी में कभी कभी रिएक्शंस आ जाता है, उनका बैलेंस करना क्या बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो कभी एक रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं वो बता देंगे। देखो यहाँ पर सबसे पहली बात कि कार्बन कितना है, 6 है। तो यहाँ पे और कहीं कार्बन दिख रहा है क्या? नहीं। एक एनर्जी का मतलब है एटीपी, ठीक, कहीं पे भी कार्बन नहीं दिख रहा है। तो क्या यहाँ पर सीधे 6 हो जाएगा क्या? हाँ, कार्बन 6 तो 6 कार्बन हो गया। लेकिन थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओगे तो यहाँ पे हो गया 12 ऑक्सीजन, 6 टू 12 हो गया यहाँ पर। अभी देखो यहाँ पर 6 लगा दिया तो 6 टू 12 हो गया।
मजे की बात यहाँ पर कि ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है, 1 है, तो यहाँ पर 6 और कर दिया, 6 कार्बन का जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो 6 होगा, और पानी भी कितना होगा, 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर होगा। रिएक्शन देख लो यहाँ पर बैलेंस हो गया होगा। कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 12 है, और ऑक्सीजन कितना है, 6 है हमारे पास। यहाँ पर कार्बन कितना है, 6 है, ऑक्सीजन कितना है, 12 है, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना हो गया, 12 6 18 हो गया। तो कितना चला गया, किधर गया, 6 कार्बन, 6 हाइड्रोजन, 6 टू 12 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन भी 6 हुआ यहाँ पर, यानी कि 12 और 6 18, यहाँ पर 6 दूनी 12 और 6 18, ठीक। तो टोटल क्या हो गया कि बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन का इक्वेशन हुआ। जब तक रिएक्शन को बैलेंस नहीं करेंगे तब तक क्या होते रहेंगे, प्रॉब्लम होते रहेगा। क्यों, जब तक बैलेंसिंग नहीं होगी, चाहे वो लाइफ की हो या फिर रिएक्शंस की हो, तब तक उसका मतलब सही से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इधर का मॉलिक्यूल इधर हो सकता है, लेकिन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ही होगा यहाँ पर। तो इस तरीके से एक सेलुलर रिस्पिरेशन का मतलब एरोबिक रिस्पिरेशन का एक ओवरऑल रिएक्शन देखने को मिला था। देखो यहाँ पर क्या होता है कि जो मेरे पास ग्लूकोज है, ये वाला जो मेरे पास ग्लूकोज है, ग्लूकोज का बेचारे का ऑक्सीडेशन हो जाता है। ग्लूकोज का क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। और साथ साथ जो यहाँ पर O2 था, O2 का रिडक्शन होता है। अच्छा देखो, घर में बहुत सारी चीजें हमारे पास अवेलेबल हैं, लेकिन सुबह सुबह जब सफाई वाले भैया आते हैं तो हम लोग घर से क्या दे देते हैं, कचरा दे देते हैं। मान लो हमने बिस्किट खाया, तो बिस्किट के साथ रैपर हम लोग नहीं पूछते हैं, उसका जो चिमकी रहता है उसको क्या करते हैं, खा के फेंक देते हैं। जो मेरे काम का नहीं है, जो मेरे काम का नहीं है, वो मेरे लिए एक वेस्ट है। समझे, यहाँ पर जो भी चीज किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए जो चीज उसके काम का नहीं है, वो क्या है, वेस्ट है। हम जैसे कि मान लो कि हम लोग पैसा कमा रहे हैं, और तो जो जानवर है उसके लिए पैसा क्या है, एक वेस्ट है। उसको अगर पैसा दोगे तो थोड़ी ले जाकर संभाल कर रखेगा, वो तो मतलब फाड़ ही देगा ना। तो वैसे ही मेरे पास ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है किसी काम का नहीं है, पानी भर भर के कहीं से पी लेंगे। जो मेन मेरे काम का है वो था एनर्जी। तो ये जो था कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये मेरे लिए एक वेस्ट प्रोडक्ट की तरह यहाँ पर बने, यहाँ मेरे लिए क्या है, एक वेस्ट प्रोडक्ट की तरह बने हुए हैं। ध्यान देंगे कि जो एक हमारा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, हमारे पास एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, लगभग 36 से 38 एटीपी बनेंगे। चूंकि यहाँ पर ध्यान दोगे ऑक्सीजन इन्वॉल्व्ड है। एरोबिक रिस्पिरेशन और एनारोबिक रिस्पिरेशन हम लोग देख चुके हैं। चूंकि देखो यहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है हमारे पास, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये एरोबिक रिस्पिरेशन होगा। जब ऑक्सीजन ने साथ दिया तभी तो 36 से लेकर 38 एटीपी बना है ना, क्योंकि जब वो ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं होता है तब एनारोबिक रिस्पिरेशन होता है। गलती से 2 एटीपी कभी कभी बन जाता है बेचारा। तो मतलब जो एनारोबिक रिस्पिरेशन बेचारे गरीब होते हैं, कंगाल होते हैं, उनके पास कुछ भी नहीं होता है। ध्यान दोगे कि जब फूड मॉलिक्यूल का एनर्जी में कन्वर्जन होता है, O2 उसमें जब इन्वॉल्व होता है तो उसको बोलते हैं एरोबिक रिस्पिरेशन। यहाँ पर एरोबिक रिस्पिरेशन के लिए O2 की रिक्वायरमेंट होती है, और यहाँ पर ग्लूकोज जो है उसका फुल्ली क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। मतलब जब O2 हुआ तो उसके पास क्या होगा, ज्यादा एटीपी क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। मेनली माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। एरोबिक रिस्पिरेशन मेनली माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, तभी तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। पावर हाउस ऑफ क्यों, क्योंकि ये हमारे पास जो एनर्जी है वो एटीपी के फॉर्म में यहाँ पर। देखो एटीपी को डायरेक्टली हम लोग एनर्जी की तरह यूज नहीं करते हैं। एटीपी का भी आगे क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। अभी हम लोग देखेंगे। अब देखो जो मेरे पास रिस्पिरेशन हो रहा है, रिस्पिरेशन कहाँ कहाँ पे होता है, रिस्पिरेशन का लोकेशन क्या है ना। तो पहली बात की एक होता है सेलुलर रिस्पिरेशन। एक क्या होता है, सेलुलर रिस्पिरेशन होता है। रिस्पिरेशन एक सिंगल स्टेप प्रोसेस तो है ही नहीं। जब हम लोग देख रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो उस टाइम पे हम बताए थे कि जब भी किसी चीज का क्लासिफिकेशन करना है तो क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस।
जो हमारा लाइफ है ये हम जानते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है एक दिन क्या हो जाएगा, निपट जाएगा, यानी कि लाइफ से डेथ तक का सफर। एक ऑर्गेनिज्म क्या करता है बेचारा, जन्म लेता है और मर जाता है। अगर शॉर्ट स्टेप में समझे तो जो जन्म लिया हो क्या हो गया, एक दिन मर गया। लेकिन क्या ये सही तरीका है क्या? नहीं। इस जन्म लेने से लेकर मरने तक के बीच में कुछ सर्टेन स्टेप्स हैं, है? छोटा था, फिर कुछ काम करेगा, फिर और कुछ काम करेगा, फिर और कुछ काम करेगा, पैसा कमाएगा, खाएगा, पिएगा, ओल्ड स्टेज में जाएगा और फिर क्या होगा, मर जाएगा। आपने लगभग शायद 10th क्लास में एक चैप्टर है इंग्लिश में, 7 स्टेजेस ऑफ लाइफ। 7 स्टेजेस ऑफ लाइफ। कभी कभी कोई कुछ लोग क्या कहते हैं कि जीवन एक वाटर के बबल की तरह है, बनता है और फूट जाता है, लेकिन उतना आसान नहीं था। अगर सोचोगे तो खैर कुछ है नहीं। तो लिविंग से लेकर डेथ तक क्या था, लाइफ है। तो ये तो एक सिंगल स्टेप में समझा दिए, लेकिन अगर और ब्रेक डाउन करोगे तो क्या ये एक सही तरीका है बताने का? नहीं। लाइफ इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस। बस उसी तरह बेचारा जो हमारे पास रिस्पिरेशन है, यहाँ पर रिस्पिरेशन कोई सिंगल स्टेप का प्रोसेस नहीं है। रिस्पिरेशन हमारा सिंगल स्टेप का प्रोसेस नहीं। डिफरेंट मतलब जो सेल्स हैं, डिफरेंट सेल्स हैं हमारे बॉडी में, वहां पर रिस्पिरेशन क्या होता है, हो रहा है। सेल्स के डिफरेंट पार्ट में रिस्पिरेशन हो रहा होता है। जैसे कि मान लो अगर हमारे ये साइटोप्लाज्म में हो रहा है, रिस्पिरेशन कहाँ पे हो रहा है? अगर साइटोप्लाज्म में हो रहा है, साइटोप्लाज्म में जो रिस्पिरेशन, उसको ग्लाइकोलाइसिस कहेंगे। ठीक, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, ग्लूकोज का लाइसिस का मतलब होता है टूटना। जैसे हम लोग बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है, हाइड्रो का मतलब होता है पानी, तो हाइड्रोलाइसिस का मतलब हुआ ब्रेकडाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, ब्रेकडाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। तो साइटोप्लाज्म में जो हो रहा है ग्लाइकोलाइसिस, यहां पर क्या होता है कि जो मेरे पास ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से बनेगा क्या, पाइरूवेट बनेगा। ठीक, मजे की बात यह है कि देखो यहाँ पर एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से 2 पाइरूवेट बनेंगे। ठीक, यहाँ पर कम एनर्जी, मतलब यहाँ पर भर भर के एनर्जी नहीं मिलेगी, थोड़ी बहुत ही एनर्जी क्या होगी, मिलेगी। लेस एनर्जी यहाँ पर प्रोड्यूस होती है। दूसरा हो सकता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, क्योंकि अगर साइटोप्लाज्म में ही अगर हो जाता भर भर के एनर्जी प्रोड्यूस, तो हम ये नहीं कह देते हैं कि साइटोप्लाज्म इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ सेल, लेकिन साइटोप्लाज्म को पावर हाउस ऑफ सेल नहीं कहते हैं। ठीक, अभी देखो यहाँ पर जो मेरे पास ये माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। यहाँ पर क्या है कि जो मेन एनर्जी प्रोड्यूसिंग का जो रिएक्शन हो रहा है, क्योंकि एनर्जी कहीं ना कहीं से तो आएगा ही ना, तो मेन एनर्जी प्रोडक्शन का जो एरिया है वो कहाँ पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। एरोबिक रेस्पिरेशन जो मेन जब होता है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। 36 से 38 एटीपी एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से बन रहे हैं। देखो जहाँ पे ज्यादा काम होता है वहां पे कुछ ना कुछ क्या हो जाता है, उसको अलग से नाम दिया जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या कह दिया, पावर हाउस ऑफ सेल कह दिए। देखो जो मेरे पास ग्लाइकोलाइसिस है, देखो ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, इसको एक और नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं जिसको एमडेन-मायरहोफ पाथवे, एमडेन-मायरहोफ पाथवे भी कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस को। देखो होता क्या है कि जो साइटोप्लाज्म के सेल में हो रहा है, जो सेल का जो साइटोप्लाज्म है ना, देखो जो हमने क्या बोला, साइटोप्लाज्म ऑफ सेल, साइटोप्लाज्म ऑफ सेल, इसको बोलते हैं साइटोसोल। ठीक, तो ग्लाइकोलाइसिस कहां पे हो रहा है, सेल के साइटोप्लाज्म में, यानी कि साइटोसोल में हो रहा है। पहली बात यह है कि ये एक जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी लिविंग सेल्स हैं, उन सब में हो रहा है। इसके लिए माइटोकॉन्ड्रिया की जरूरत
नहीं है। यानी कि जो मेरे पास ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है उसको माइटोकॉन्ड्रिया की जरूरत नहीं, ये हर एक लिविंग सेल में होता है। यानी कि जो एरोबिक रिस्पिरेशन है, जो एनारोबिक रिस्पिरेशन है, वो उसके लिए कॉमन पाथवे की तरह काम ये ग्लाइकोलाइसिस करता है। क्यों? इसको अलग से कोई भी चीज की सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ रही है, समझे? यानी कि जो रिस्पिरेशन हो रहा है उसके लिए फर्स्ट स्टेप में मेरे पास ये ग्लाइकोलाइसिस आ रहा है। यानी कि फर्स्ट स्टेप ऑफ रिस्पिरेशन, माइटोकॉन्ड्रिया इसके लिए रिक्वायर्ड नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया नॉट रिक्वायर्ड। ठीक, अभी देखो यहाँ पर ये एक ग्लाइकोलाइसिस लंबा चौड़ा रिएक्शंस होते हैं इसमें, एक मल्टीपल बायोकेमिकल पाथवे। बायोकेमिकल्स क्या है? बायोकेमिकल्स उसको बोलते हैं जैसे कि मान लो कि बायोलॉजी, एक बायोकेमिस्ट्री वर्ड होता है, बायोलॉजी केमिस्ट्री मिला करके बायोकेमिस्ट्री बना दिया, बायोलॉजी फिजिक्स मिला करके बायोफिजिक्स बना दिया, है ना? तो इस तरीके से भी है, होता है। टोटल इस ग्लाइकोलाइसिस में 10 रिएक्शन पढ़ने को मिलेंगे, इंपॉर्टेंट है। मजे की बात यह है कि जो ये 10 रिएक्शन होगा, ये 10 रिएक्शन एंजाइम कंट्रोल्ड होते हैं। एंजाइम कंट्रोल्ड रिएक्शंस का मतलब है कि हर एक स्टेप में यहां पर एंजाइम्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। 3 स्टेप में समझने का कोशिश करें क्योंकि लंबा चौड़ा है ना। तो देखो ग्लाइकोलाइसिस को 3 फेज में हम लोग समझने का भी कोशिश करेंगे। जो मेरे पास पहला फेज है, पहला फेज का मतलब है कि जब नया नया कंपनी खोलना है तो पहले आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी है कि आज कंपनी खोले और कल से एक नोट गिनने का मशीन लेकर के आ गए। हाँ, नोट गिनने का मशीन ला सकते हैं, इन्वेस्टमेंट अगर करना है तो कम से कम पैसा गिन कर इन्वेस्ट करेंगे। तो वैसे ही आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आज के आज ही आपने कंपनी खोला और कल से पैसा आना शुरू हो गया। तो इस तरीके से करेंगे तो आप कहीं भट्ठा बैठा देंगे, कंपनी डुबा देंगे। तो जो ग्लाइकोलाइसिस का पहला फेज है उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट फेज। क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट फेज। किसका इन्वेस्टमेंट होगा? पैसा तो है नहीं, एनर्जी का है इन्वेस्टमेंट करेंगे। यानी कि यहां पर एटीपी का भर भर के क्या होगा? इन्वेस्टमेंट होगा। ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है वो एक्टिवेट होगा और 2 एटीपी जो मॉलिक्यूल है वो क्या होंगे? यहाँ पर कंज्यूम होंगे। अभी देखो हम बता चुके थे कि एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से 36 से 38 एटीपी क्या हो रहे थे? बन रहे थे। और देखो यहाँ पर साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस हो रहा था यहाँ पर, तो यहाँ पर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स एक्टिवेट होंगे, जितना एटीपी बनेगा बनेगा, लेकिन यहाँ पर 2 एटीपी क्या होंगे? कंज्यूम कर लिए जाएंगे। 2 एटीपी क्या हो जाएंगे? कंज्यूम कर लिए जाएंगे। सेकेंड फेज में देखो क्या है। फर्स्ट फेज में हमने बोला कि इन्वेस्टमेंट फेज है, तो कितना का इन्वेस्टमेंट होगा? 2 एटीपी का होगा, ना कि 35 लाख का होगा। सिर्फ 2 एटीपी का क्या होगा? इन्वेस्टमेंट हुआ। जो मेरा सेकेंड फेज है, सेकेंड फेज को क्लीवेज फेज भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्लीवेज फेज। क्लीवेज फेज का मतलब था बंटवारा होना। यहां पर जो मेरे पास ग्लूकोज है, क्या ग्लूकोज, यहां पर ध्यान से देखेंगे C6H12O6, क्या अच्छे से देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो ग्लूकोज एक 6 कार्बन का मॉलिक्यूल था क्या? हाँ, तो यहाँ पर भी ग्लूकोज क्या है? 6 कार्बन का क्या था? मॉलिक्यूल था। ठीक, 6 कार्बन के मॉलिक्यूल से आपके पास बनेगा पाइरुवेट। अभी बता चुके थे कि 1 कार्बन के मॉलिक्यूल से क्या बोलते हैं? हाँ सर, यहाँ पर 1 कार्बन के मॉलिक्यूल से कितना बनता है? 2 पाइरुवेट बनेंगे। लेकिन यहाँ पर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से एक 3 कार्बन का पाइरुवेट नहीं बनेगा। 3 कार्बन का मॉलिक्यूल क्या होगा? बनेगा, जिसको बोलते हैं G3P। क्या बोलते हैं? G3P, जिसको बोलते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट।
जिसको क्या बोलते हैं, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनेगा। यानी कि 6 कार्बन के ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से क्या बना, G3P, 3 कार्बन का मॉलिक्यूल बनेगा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ये एक 3 कार्बन का क्या होता है, मॉलिक्यूल होता है। तभी तो 3 कार्बन का एक मॉलिक्यूल होगा तो 2 बनेंगे तो क्या बनेगा, 6 कार्बन का मॉलिक्यूल फॉर्म होगा। अब देखो हमने एनर्जी इन्वेस्ट किया, क्लीवेज हुआ, तो लास्ट में कहीं ना कहीं जाकर के थर्ड फेज में हमें एनर्जी क्या होगी, मिलेगी। हमें एनर्जी क्या होगी, मिलेगी। शुरू में हमने एनर्जी का इन्वेस्टमेंट किया कि लास्ट में कहीं ना कहीं जाकर के हमें एनर्जी वापस से मिलेगी। यहीं पर एनर्जी पे ऑफ फेज में एटीपी का क्या होगा, प्रोडक्शन होगा। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का क्या होगा, प्रोडक्शन होगा। NADPH प्रोड्यूस होंगे और एंड प्रोडक्ट पाइरुवेट होगा। यानी कि जो फेज थर्ड है इसमें एटीपी का प्रोडक्शन होगा और NADH का भी क्या होगा, प्रोडक्शन होगा, और एंड प्रोडक्ट आपको क्या मिलने वाला है, एंड प्रोडक्ट आपका जो होगा वो होगा पाइरुवेट मिलने वाला है। तो ये 3 फेज में था। फर्स्ट फेज में एनर्जी का इन्वेस्टमेंट था, 2 ATP का मॉलिक्यूल जो हुए इन्वेस्ट किए गए। सेकेंड फेज में क्लीवेज फेज था, ग्लूकोज 6 कार्बन का मॉलिक्यूल था, 3 कार्बन के मॉलिक्यूल बनेंगे G3P, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। थर्ड फेज में क्या था, एनर्जी का प्रोडक्शन होगा, ATP बनेगा, NADH बनेगा और एंड प्रोडक्ट में पाइरुवेट का आपको क्या मिलेगा। और इन सब का इस्तेमाल करके आगे क्या होंगे, एनर्जी हमको मिलने वाला है। देखो जो ग्लाइकोलाइसिस है हमारा, जो मेरे पास ग्लाइकोलाइसिस है, ग्लाइकोलाइसिस में 6 कार्बन के जो मॉलिक्यूल थे, 6 कार्बन का क्या था, मॉलिक्यूल था। देखो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ये 6 कार्बन के मॉलिक्यूल थे, 3 कार्बन का मॉलिक्यूल बना जिसको क्या बोला हमने, पाइरुवेट बोला। और एक पाइरुवेट में 3 कार्बन इन्वॉल्व होते हैं तो 2 पाइरुवेट बनेंगे। यहाँ पर कितने बनेंगे, 1 ग्लूकोज से कितना बनेगा, 2 पाइरुवेट आपको मिलने वाला है। जो 10 एंजाइम कंट्रोल रिएक्शंस हैं वो है यहाँ पर कि पहला ग्लूकोज बनेगा। देखो एंजाइम कंट्रोल रिएक्शंस आपको दिखाते हैं कैसे होगा। देखो आपके पास है ग्लूकोज, ग्लूकोज का कितना मॉलिक्यूल है, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है और इससे मिलेगा आपको ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट होगा। इससे मिलेगा आपको फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से आपको मिलेगा फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट, और इससे मिलने वाला है आपको G3P, G3P भी पता जो है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, और इससे फिर मिलने वाला है आपको 1,3 बाई फॉस्फो ग्लिसरेट, इससे आपको मिलेगा फिर 3 फॉस्फो ग्लिसरेट। उसके बाद 3 से यहाँ पे मिलेगा आपको 2 फॉस्फो ग्लिसरेट,
उसके बाद इससे आपको मिलने वाला है फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, और फिर आगे आपको मिलने वाला है पाइरुवेट, जो कि दो मॉलिक्यूल का, दो कार्बन का होता है मॉलिक्यूल होता है। ध्यान से देखोगे यहाँ पर कि देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां। ठीक, देखो यहाँ पर देखो क्या है कि जो रिएक्शंस हो रही हैं, जो मेरे पास पहला ग्लूकोज है, ध्यान से समझेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, देखो पहले ऐसे ऐसे फिर ऐसे गया, फिर यहाँ से ऐसे हुआ, फिर ये बना, फिर ये बना, फिर ये बना, फिर ये बना और फिर ये बना। ध्यान से देखेंगे कि जो मेरे पास पहले ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज से हमको मिला क्या, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, और हर एक स्टेप में एंजाइम क्या था, इन्वॉल्व था। अब उतना एंजाइम पर है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेवी हो जाएगा। यानी कि देखो जो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना है, वहां पर भी एंजाइम्स इन्वॉल्व हुए हैं। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से यहाँ पर जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, और सॉरी यहाँ पर जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में भी यहाँ पर एनर्जी क्या है, यहाँ पर जो एंजाइम क्या था, इन्वॉल्व है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में भी यहाँ पर एंजाइम क्या है, इन्वॉल्व है। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट, यहाँ पर भी एंजाइम इन्वॉल्व है। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से G3P ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, यहाँ पर ये बनेगा 2, यहाँ पर क्या बनेगा, 2 बनेगा, और यहाँ पर भी क्या है, एंजाइम्स इन्वॉल्व है। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट बनेगा, ये भी 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। इससे आगे 3 फॉस्फोग्लिसरेट बनेगा, ये भी बेचारा 2 मॉलिक्यूल बनेगा, है ना। और यहाँ पर भी हर जगह हर रिएक्शंस में यहाँ पर एंजाइम इन्वॉल्व है, यहाँ पर भी एंजाइम इन्वॉल्व है। क्यों? क्योंकि जो ग्लाइकोलाइसिस है, ग्लाइकोलाइसिस में 10 एंजाइम कंट्रोल्ड रिएक्शंस होते हैं। 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट से आगे बनेगा 3 फॉस्फोग्लिसरेट, 3 फॉस्फोग्लिसरेट से आपको बनेगा 2 फॉस्फोग्लिसरेट, 2 फॉस्फोग्लिसरेट से आपको बनेगा फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, पाइरुवेट यहाँ पर 2 बना, और फिर फाइनली जो आप देख रहे थे पाइरुवेट बनने के लिए, वो यहाँ पर बन गया है। यानी कि क्या जो आपका इनिशियल प्रोडक्ट था ग्लूकोज, उससे फाइनल प्रोडक्ट आपको क्या मिल चुका है, पाइरुवेट। क्या ग्लूकोज आपका 6 कार्बन का मॉलिक्यूल था क्या? हाँ, इसमें कोई शक बात नहीं है। क्या जो आपका पाइरुवेट है, पाइरुवेट 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है क्या? हाँ बिल्कुल, पाइरुवेट हमारा 3 कार्बन का क्या था, मॉलिक्यूल था। समझिए यहाँ पर। अब देखो जो हमारा NADH और ATP का प्रोडक्शन है, जो हमारा NADH और ATP का प्रोडक्शन है, ग्लाइकोलाइसिस में देखो फाइनली क्या मिलेगा हमें, एनर्जी तो मिलने वाला है, एनर्जी हमें मिलने वाला है। यहाँ पर टोटल ग्लाइकोलाइसिस में देखो, अब अगर हर स्टेप में बता दे तो समझ में आता। सीधा सा बात समझो कि जो मेरे पास ग्लाइकोलाइसिस होने वाला है, ग्लाइकोलाइसिस हमारे पास होता है, इसमें क्या होता है कि 4 ATP प्रोड्यूस होते हैं, साथ ही साथ और 2 ATP शुरू में ही यूज हो जाता है। हमने बोलता है ना कि इन्वेस्टमेंट फेज में हम बता चुके थे कि शुरू में 3 फेज पर है ना, अभी इन्वेस्टमेंट फेज में 2 ATP तो यूज हो जाता है, तो 4 ATP प्रोड्यूस हुआ और 2 ATP कंज्यूम हुआ। 2 ATP क्या हुआ, कंज्यूम हुआ। यानी कि देखो 4 रुपये कमाया और 2 रुपया उड़ा दिया, तो कितना बचा जेब में, तो जेब में बचा 2 रुपया। यानी कि 4 ATP का प्रोडक्शन हुआ, 2 ATP का कंजम्पशन हुआ, तो आपके पास कितना बचा, 2। यानी कि नेट ATP का जो गेन है वो सिर्फ मेरे पास 2 ही ATP मिलने वाला है। ठीक, जो मेरे पास NADH का प्रोडक्शन है, NADH का प्रोडक्शन है, देखो
ग्लाइकोलाइसिस में 2 NADH के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं। जैसे हमारा ग्लाइकोलाइसिस था, उसमें फाइनली 2 ATP का प्रोडक्शन था, यानी कि ग्लाइकोलाइसिस में फाइनली 2 ATP प्रोड्यूस हुए थे। ये बात पहले शुरू में बता चुके थे कि जो एनारोबिक रिस्पिरेशन है उसमें 2 ही ATP के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, बनते हैं। तो जो हमारा NADH का प्रोडक्शन है, NADH का प्रोडक्शन, इसमें भी 2 ही NADH के मॉलिक्यूल क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। बाद में कभी बाद में जाकर के जो NADH जो प्रोड्यूस हुआ, ठीक, ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ETC का मतलब क्या होता है, ETC नहीं, एक्सेट्रा नहीं, ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एनर्जी क्या होगा, यूज, ETC में यूज होगा और फिर आगे एनर्जी क्या होती है, प्रोड्यूस की जाएगी। तो देखो जो फाइनल प्रोडक्ट होगा ग्लाइकोलाइसिस का, यानी कि जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल से बनेंगे, एक बनेगा आपको 2 ATP, बना तो 4 था ATP, लेकिन 2 तो लगा दिए शुरू में ही, तो 2 ATP बनेंगे, साथ साथ आपको 2 पाइरूवेट मिलेंगे, ठीक, 2 NADH, 2 क्या बनेंगे, NADH मिलेंगे, और 2 बेचारे H2O के मॉलिक्यूल मिलेंगे, ठीक। अब देखो जो ग्लाइकोलाइसिस है, इतना मान लेते हैं कि अगर पढ़ रहा है, इतना अगर मान लेते हैं, क्या होता है, ये एक क्या होता है, ये फाइनल प्रोडक्ट था, फाइनल प्रोडक्ट ऑफ, देखो हम ये देख रहे हैं कि 2 ATP बना, ये तो हम सीधा जानते हैं कि जो ATP था, ATP ही मतलब एनर्जी था, एनर्जी के फॉर्म में मतलब रखा था, एक स्टेप पीछे उसका ब्रेकडाउन होगा और एनर्जी आपको मिलने वाली है। हमें पाइरूवेट से थोड़ी मतलब है, हमें पाइरूवेट से मतलब नहीं है, मुझे मतलब ATP से, मुझे इस NADH से मतलब नहीं है, मुझे मतलब ATP से, इस वाटर मॉलिक्यूल से तो मुझे कतई मतलब नहीं है, मुझे मतलब ATP से, यानी कि 2 पाइरूवेट का ब्रेकडाउन करके भी ATP मिलेगा, NADH मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होकर के ATP मिलेगा। अभी कितना किससे मिलेगा अभी हम लोग आगे देखेंगे। यानी कि जो ग्लाइकोलाइसिस था उसका फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास ये मिलने वाला है। अब देखो इतना सब कुछ देखने के बाद, इतना सब कुछ देखने के बाद आखिर किसी चीज का कुछ तो इम्पोर्टेंस होता होगा। अब जैसे कि मान लो कि जो ये ग्लाइकोलाइसिस था, इसका इम्पोर्टेंस कुछ है कि नहीं है, देखो ग्लाइकोलाइसिस का इम्पोर्टेंस तो है। पहली बात कि माइटोकॉन्ड्रिया में हो नहीं रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में अगर ये नहीं हो रहा है तो क्या ये मतलब सभी ऑर्गेनिज्म में एक कॉमन पाथवे है क्या एनर्जी प्रोडक्शन का? हाँ, तो ग्लाइकोलाइसिस एक कॉमन पाथवे है एनर्जी प्रोडक्शन का, जो कि लगभग लगभग हर एक ऑर्गेनिज्म में होता है। देखो जो हमारा ग्लाइकोलाइसिस है, अगर इसको ऑक्सीजन दे दिए तो रिएक्शन थोड़ा अच्छा खासा हो जाएगा, लेकिन ये ऑक्सीजन पे भरपूर डिपेंडेंट नहीं है, ऑक्सीजन भरपूर डिपेंडेंट नहीं है। ऑक्सीजन मिल गया तो भी हो जाएगा, ऑक्सीजन नहीं मिला तो भी हो जाएगा। तो अगर ऑक्सीजन नहीं है तो क्या वो एनारोबिक रिस्पिरेशन कहलाएगा क्या? हाँ, यानी कि जो ग्लाइकोलाइसिस था मेरा वो एनारोबिक रिस्पिरेशन के लिए इंपॉर्टेंट था। हम लोग भी ह्यूमन बींग्स हैं, हम लोग भी एरोबिक रिस्पिरेशन करते हैं, लेकिन जब हम देखे थे कि जो एक सर्टेन कंडीशन था, जो जिम वाले कंडीशन में क्या था कि जो लोग जिम करने गए तो वो बेचारे गरीब थे, तो वो क्या करते थे, जब हेवी एक्सरसाइज करने के बाद उनके मसल्स में लैक्टिक एसिड क्या हो जाता था और वहां पर बन जाता था, और लैक्टिक एसिड बनने के बाद उनके देह में दर्द हो जाता था, तो ये भी एक प्रॉब्लम था। तो वैसे ही देखो एनारोबिक, हम लोग तो वैसे एरोबिक रिस्पिरेशन करते हैं, लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है एनारोबिक रिस्पिरेशन भी कर लेते हैं। तो देखो ग्लाइकोलाइसिस में एनर्जी का भी प्रोडक्शन होता है, एनर्जी का भी प्रोडक्शन होता है। प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस आर यूज्ड इन क्रेब साइकिल एंड फर्मेंटेशन पाथवे। क्रेब साइकिल और फर्मेंटेशन के पाथवे में भी क्या होता है, इस्तेमाल होता है। ग्लाइकोलाइसिस के प्रोडक्ट क्या थे, 2 ATP, ये ग्लाइकोलाइसिस का ही प्रोडक्ट है।
दो पायरुवेट, ये भी ग्लाइकोलाइसिस का प्रोडक्ट है। दो NADH, ये भी ग्लाइकोलाइसिस का प्रोडक्ट है। और दो ATP, दो वाटर मॉलिक्यूल्स, ये भी हमारे ग्लाइकोलाइसिस के क्या थे, प्रोडक्ट है। इन सभी का इस्तेमाल आगे क्रेब साइकिल में होगा और फर्मेंटेशन वाले पाथवे में होगा। मजे की बात यह है कि देखो जो हमारे घर का वेस्ट मटेरियल है, जो हमारे घर का क्या है, कचरा है, वो भी कहीं ना कहीं क्या होता है, इस्तेमाल होता है। तो जो फाइनली मेरे पास ये बना था, ग्लूकोज से पायरुवेट बना था। ग्लूकोज से क्या था, पायरुवेट बना था। तो क्या पायरुवेट का कुछ मतलब फेट है, जैसे ग्लूकोज का फेट हम लोग देखें तो क्या पायरुवेट का कुछ फ्यूचर है कि इसका भी फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट है? बच्चे का फ्यूचर इतना ब्राइट था कि दिख ही नहीं रहा था। ग्लाइकोलाइसिस का तो फ्यूचर कुछ समझ में आ रहा है कि वो नहीं रहेगा तो एनर्जी नहीं मिलेगी। तो क्या जो मेरे पास ग्लूकोज का इस्तेमाल करके दो पायरुवेट के मॉलिक्यूल बना रखे हैं, क्या इन दो पायरुवेट के मॉलिक्यूल का कुछ आगे मतलब भविष्य दिख रहा है कि ये दो पायरुवेट का मॉलिक्यूल का भविष्य भी अंधकार में है? चलो देखते हैं पायरुवेट का फ्यूचर क्या है। यहाँ पर यह था कि ग्लाइकोलाइसिस के एंड में दो पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। देखो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का हुआ ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोज का क्या हुआ, ग्लाइकोलाइसिस, और यहां पर बनेंगे दो पायरुवेट। सिंपल सा भाषा, बीच में से 10 स्टेप का रिएक्शन हटा दो और सिंपल सा समझो कि ग्लूकोज से बन गया मेरे पास दो पायरुवेट के मॉलिक्यूल। पायरुवेट जब बना तो इसके इस्तेमाल होने के लिए मतलब 3 पॉसिबल पाथवे बनाए गए हैं। अगर मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा हो गया तो उसको खर्च करने का कोई तो तरीका होगा। अगर मान लो कि एक छोटा बच्चा है, ठीक, 3 साल का या 4 साल का, मान लेते हैं कि 4 इयर्स का क्या है, बच्चा है, लेकिन इस बच्चा का जो घर है उसके घर के आगे ही क्या है, दुकान है। अब इसके पास ये मोड़ पर रोड पर जा नहीं सकता है, इसके पास पैसा खर्च करने का एक ही को तरीका है कि घर से निकलेगा दुकान में जाकर जमा कर देगा, है ना। जो छोटा बच्चा है वो तो रोड पे जा नहीं पा रहा है, तो इसके पास क्या है कि इसके पास पैसा खर्च करने का एक ही तरीका है कि जा करके ये दुकान में क्या करे, खर्च करें। अब जैसे कि मान लो कि जो बच्चे मान लो कैंटीन में कोई हॉस्टल वगैरह में रह रहे हैं, अब हॉस्टल से बाहर जाना उनका क्या है, मना है, और उनको हॉस्टल में क्या है, कैंटीन है। किसी भी कंडीशन में एट एनी कॉस्ट बाहर का सामान लाना अंदर अलाउ नहीं किया गया है। आप ऑनलाइन शॉपिंग भी नहीं कर सकते हैं, ऑफलाइन की तो बात ही जाने दो। तो क्या मिला जुला करके सारा का सारा खर्च आप कहीं ना कहीं वो कैंटीन वाले भैया से करने वाले हैं। तो यानी कि वो जो स्टूडेंट है उसका पैसा खर्च करने का एक ही बेचारा कॉमन पाथवे है। पूरे हॉस्टल का पैसा कौन खाएगा, कैंटीन वाले भैया खाएंगे, है ना। तो वैसे ही जो पायरुवेट है इसका मतलब 3 पॉसिबल मेन पाथवे बनाए गए हैं इसका इस्तेमाल करने के लिए, इसका फ्यूचर बचाने के लिए। अगर मान लेते हैं बच्चे के घर के आगे अगर 2 दुकान होता तो एक था शॉप 1 और एक था शॉप 2, ये तो S1 S2 हो गया, गाड़ी का डिब्बा हो गया था। तो एक है शॉप 1, एक है शॉप 2, 2 शॉप है। तो अभी इसके पास 2 तरीका हो गया। अगर 3 दुकान होता तो 3 तरीका हो जाता कि हई दुकान वाला हमको नहीं दिया है, मान लो कि इस दुकान वाले के पास जाकर मम्मी मना कर दी कि अभी बच्चा पैसा लेके आएगा तो उसको कुछ नहीं देना है, तो ये दुकान वाले भैया के पास मेरा रास्ता बंद हो गया। तो दूसरा दुकान वाले के पास जाएंगे तो दूसरा दुकान वाला कहीं अगर मना कर दिया गया वो भी हमको नहीं देगा, दोनों रास्ता बंद हो जाएगा। यानी कि टोटल कितने आपके पॉसिबल पाथवे डिपेंड कर रहा है कि मतलब, और देखो घर स्कूल से घर आते हैं तो एक रास्ता मेरे को पता है, लेकिन कभी अगर बहुत इमरजेंसी अगर आ गया तो शॉर्टकट रास्ता कोई होगा। अगर भयंकर इमरजेंसी आ गया तो खेते खेते भाग आएगा घरे कि चलो घरे अगर नहीं जाएंगे तो घरे गए हैं मिठाई खत्म हो जाएगा। यानी कि टोटल कितने पॉसिबल पाथवे हैं उसको इस्तेमाल करने के लिए। तो पायरुवेट है जो 2 मॉलिक्यूल है, 3 कार्बन का 2 मॉलिक्यूल है, इसको इस्तेमाल करने के 3
पाथवे बनाए गए हैं। पहला एक तो है एनारोबिक, ठीक, एरोबिक है, एरोबिक पाथवे है। दूसरा है एल्ले फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड का फर्मेंटेशन। और तीसरा है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। तीसरा क्या, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। जो मेरे पास एरोबिक फर्मेंटेशन है, सॉरी, जो मेरे पास एरोबिक पाथवे है, एरोबिक अगर पाथवे है, ध्यान समझेंगे, तो क्या यहाँ पर ऑक्सीजन की इन्वॉल्वमेंट होगी क्या? अगर ऑक्सीजन की इन्वॉल्वमेंट होगी तो क्या ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा क्या? हाँ होगा। एरोबिक जो मेरे पास पाथवे है, हम बता चुके हैं कि ये ज़्यादातर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है। यानी कि जो एरोबिक पाथवे है, क्या ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा क्या? हाँ, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होगा, एंट्री होगी इसकी। जब O2 अवेलेबल होगा, जब, ध्यान समझेंगे, जो मेरे पास पाइरूवेट है, अगर इस बेचारे को ऑक्सीजन मिल गया, अगर इस गरीब कंगाल को अगर ऑक्सीजन मिल गया, तब तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाकर के अपना कमाल दिखाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंट्री करेगा, और पाइरूवेट से क्या बन जाएगा आपका, एसिटाइल कोएंजाइम ए बन जाएगा। यानी कि जब आपके इस पाइरूवेट मॉलिक्यूल को अगर एरोबिक रिस्पिरेशन करते हुए अगर ये चल गया माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाकर के पाइरूवेट आपका क्या बन जाएगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए बन जाएगा। ठीक, अब देखो, यानी कि पाइरूवेट से बनेगा एसिटाइल कोएंजाइम ए। थोड़ा बहुत आपको यहाँ पर मिलेगा, वो मिलेगा एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ साथ आपको मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, NaDH भी मिलने वाला है। यानी कि पाइरूवेट का अगर एरोबिक रिस्पिरेशन हुआ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, तो आपको एसिटाइल कोएंजाइम ए मिलने वाला है, साथ साथ आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलने वाला है, और आपको NaDH भी मिलने वाला है। पाइरूवेट से ये सब आपको चाहिए, अगर एसिटाइल कोएंजाइम ए भी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, और NaDH भी चाहिए, तो ऐसे नहीं ना, ये बोल रहा है कि कम से कम मेरे रिएक्शंस को करवाने में कुछ एंजाइम तो डालो। तो एंजाइम यहाँ पर हम लोग देने वाले हैं पाइरूवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। पाइरूवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स जब एंजाइम यहाँ पर यूज करेंगे, तो आपको मिलेगा एसिटाइल कोएंजाइम ए मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। अच्छा, NaDH शुरू से रट रहे हैं हम लोग। NaDH का मतलब क्या है, निकोटीन अमाइड डाइन्यूक्लियोटाइड। NaDH का मतलब है, देखो, NaDH निकोटीन अमाइड डाइन्यूक्लियोटाइड। ठीक, H+ होता है कभी कभी। तो ये था NaDH का मतलब निकोटीन अमाइड डाइन्यूक्लियोटाइड। अभी देखो यहाँ पर ये जो स्टेप था, ये जो स्टेप है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर हो रहा है। क्यों? क्योंकि एरोबिक रिस्पिरेशन है ना, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होगा। ये इसको लिंक रिएक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? लिंक रिएक्शन भी कहते हैं। और यहाँ से जो मॉलिक्यूल है, अब उस मॉलिक्यूल की एंट्री कहाँ पे होगी? क्रेब्स साइकिल के अंदर एंट्री होगी उसकी। रिजल्ट में यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन हुआ, NaDH का प्रोडक्शन हुआ, और एसिटाइल कोएंजाइम जो है यहाँ पे बना। और देखो ये वाला जो आपका एसिटाइल कोएंजाइम ये बना, ये आपके जाने वाला है किसमें? ये आपका जाएगा क्रेब्स साइकिल के अंदर। ये एसिटाइल कोएंजाइम एक एंट्री कहाँ पे होगी? क्रेब्स साइकिल के अंदर एंट्री होगी। अब देखो उसके बाद एक था एनारोबिक फर्मेंटेशन, जो क्योंकि जो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन था हमारा, लैक्टिक एसिड कब हो रहा था? जब हेवी एक्सरसाइज कर रहे हैं, मसल्स के सेल्स को जब ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, मसल्स के सेल्स को जब ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, तो वो स्टार्ट कर देते थे एनारोबिक फर्मेंटेशन। जब वो एनारोबिक रिस्पिरेशन स्टार्ट कर देते थे, तो मसल्स में लैक्टिक एसिड क्या हो जाते थे? बन जा रहा है। अब वो मसल्स में क्रैम्प्स का कारण बन रहे हैं। तो वहीं पे जब अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है,
तो एरोबिक रिस्पिरेशन कर दिया। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो एनारोबिक रिस्पिरेशन कर दिया, यानी कि लैक्टिक एसिड का क्या हो गया, फर्मेंटेशन हो गया। अब देखो जब पाइरूवेट इस स्टेज में आएगा लैक्टिक एसिड के फर्मेंटेशन में, यहाँ पर देखो फर्मेंटेशन का जो मेन पर्पस है वो था NAD+ बनाना, NAD+ बनाना इसलिए था कि आगे चल के जो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस है वो कम मतलब चलते रहे। होता क्या है, अगर 10 कंट्रोल्ड इंजाइम, 10 क्या है इंजाइम कंट्रोल्ड अगर रिएक्शंस हो रही हैं, अगर मान लो कहीं पे इंजाइम खत्म हो गया तो रिएक्शन रुक न जाएगा। अगर मान लो कि पूरी सब्जी चल रहा है खाने पे, खाने पर क्या है पूरी सब्जी चल रहा है, अगर सब्जी खत्म हो जाए आदमी पूरी कैसे खाएगा, पूरी खत्म हो जाए तो सब्जी कैसे खाएगा। यानी कि कम से कम अगर एंजाइम रुक जाए तो, अच्छा मान लो शादी विवाह में 10 आइटम बना हुआ है खाने के लिए और एकदम एक ही है कि एक को आइटम अगर घट गया, एक को आदमी खाएगा नहीं, तो उसके लिए क्या, अगर एक को आइटम घट जाएगा तो वहीं पे खाना क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, क्योंकि आदमी सब क्या था रुस जाएंगे, फूल जाएंगे। तो बस वैसे ही क्या हुआ यहाँ पर कि जो NAD+ बना, मतलब जो यहाँ पर O2 अवेलेबल नहीं है, लैक्टिक एसिड का फर्मेंटेशन हो रहा है, इसका मेन काम था बनाने के लिए क्या, NAD+। NAD+ इसलिए बना ताकि आगे ग्लाइकोलाइसिस क्या हो सके, पूरा हो सके। कभी हम बता देंगे ग्लाइकोलाइसिस का हर एक एंजाइम के साथ की, और देखो हर एक स्टेप में कुछ ना कुछ निकलता है, हर एक स्टेप में कुछ ना कुछ क्या होता है निकलते रहता है। तभी तो ग्लाइकोलाइसिस का ये था बना कि 2 ATP बना, 2 पाइरूवेट बना, 2 NADH बना, 2 वाटर मॉलिक्यूल बना, कभी कभी कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज हो रहा है यहाँ पर। यानी कि एक टोटल रिएक्शंस में हर एक स्टेप में कुछ ना कुछ रिलीज हो रहा है, बन रहा है। जो एनारोबिक रिस्पिरेशन था मेरे पास, सॉरी एनारोबिक फर्मेंटेशन था, यहाँ पर देख रहे हैं लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन, ये एक एनारोबिक फर्मेंटेशन ही तो था। एनारोबिक रिस्पिरेशन जो था AR एनारोबिक रिस्पिरेशन, यहाँ पर दो चीजें यहाँ पर हो रही है। तो पहला एक था लैक्टिक एसिड का फर्मेंटेशन होगा, लैक्टिक एसिड का फर्मेंटेशन होगा, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होगा, यानी कि एक था एरोबिक रिस्पिरेशन और एक था एनारोबिक रिस्पिरेशन। ये दोनों ही लैक्टिक एसिड के फर्मेंटेशन वाले हैं और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन वाले, ये दोनों ही एनारोबिक रिस्पिरेशन में रखे गए हैं बेचारे। एनारोबिक रिस्पिरेशन का 2 मेन पार्ट था, पहले फर्मेंटेशन और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। देखो हुआ क्या कि जब लैक्टिक एसिड का फर्मेंटेशन था तो पाइरूवेट से बनेगा लैक्टिक एसिड, पाइरूवेट से क्या बनेगा लैक्टिक एसिड। O2 का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर नहीं था, पाइरूवेट और NADH मिल करके, देखो किधर गया, पाइरूवेट और NADH मिल करके आपको बनाएंगे लैक्टिक एसिड, LMS लैक्टिक एसिड, और साथ में बनाएंगे आपके NAD+। समझा पर ऐसा। अभी देखो यहाँ पर एक की जो यहाँ पर एंजाइम है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, यहाँ पर जो एंजाइम्स होगा लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, एंजाइम कौन सी इन्वॉल्व होगी यहाँ पर, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज यहाँ पर इन्वॉल्व होगा। अब देखो यहाँ पर कहाँ होंगे लैक्टिक एसिड के फर्मेंटेशन वाले, शुरू से बता रहे हैं ह्यूमन मसल्स में हो सकते हैं, यहाँ पर कुछ बैक्टीरियाज वगैरह में भी होने को देखने को मिल जाता है। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, अल्कोहल का मतलब होता है शराब, OH ग्रुप। तो जो अल्कोहल का फर्मेंटेशन होगा यहाँ पर पाइरूवेट से क्या बनेंगे, अल्कोहल बनेंगे। ज़्यादातर ये ईस्ट में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में देखने को ये मिलता है। यहाँ पर क्या होगा कि जो पाइरूवेट है, जो क्या है पाइरूवेट है, पाइरूवेट बनेगा आपका एसिटल्डिहाइड प्लस CO2, और CO2 के बाद फिर यहाँ पर एक और रिएक्शन होगा, वो उससे बनेगा आपको इथेनॉल,
जो कि एक अल्कोहल ग्रुप का है, एक OH ग्रुप का है, जिसके लास्ट में OL जुड़ा हुआ है उसको समझेंगे कि अल्कोहल ग्रुप का वो मिला हुआ है। यहाँ पर चूंकि देखो एक रिएक्शन, एक स्टेप रिएक्शन यहाँ पे हुआ, एक स्टेप रिएक्शन यहाँ पे हुआ, तो क्या यहाँ पर जो एंजाइम होगा, क्या एंजाइम यहाँ पर दो होंगे क्या? बिल्कुल दो होगा। पहला में पायरुवेट से एसिटल्डिहाइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिला, तो यहाँ पर जो एंजाइम आप देंगे वो देंगे पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज, पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज देंगे। जो दूसरा स्टेप में यहाँ पर जो आप एंजाइम देने वाले वो है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। यानी कि देखो जब पायरुवेट से आपको बनाना है एसिटल्डिहाइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है, इस कार्बन डाइऑक्साइड, चलो देखो इस दोनों को जब बनाना है तो हम देंगे पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज, एसिटल्डिहाइड और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके जब इथेनॉल हमको बनाना है तो हम देंगे अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज देंगे। तो इस तरीके से हमारा रिएक्शंस आगे होगा। अभी देखो यहाँ पर जो प्रोडक्ट मिला मेरे को, जो मेरे को प्रोडक्ट मिला, एक मिला इथेनॉल मिला, ठीक। शुरू में कंपोनेंट मेरे पास पायरुवेट था, शुरू में जो मेरे पास मॉलिक्यूल था, सब्सटेंस है पायरुवेट है, तो क्या ये भी मेरा एक प्रोडक्ट हुआ? क्या ये भी मेरा क्या एक प्रोडक्ट हुआ? और ये भी मेरा एक प्रोडक्ट हुआ। कार्बन डाइऑक्साइड भी मेरा प्रोडक्ट हुआ, इथेनॉल भी मेरा क्या हुआ? प्रोडक्ट हुआ। Na+ प्लस वापस से रीजनरेट होता है, ठीक। क्या काम करेंगे इसका? फूला फूला जो ब्रेड खा रहे हैं इतना मोटा मोटा होता है, खाएंगे तो पिचक जाएगा, तो ब्रेड मतलब बनाने में हेल्प मिलता है। बियर के प्रोडक्शन में, भालू नहीं बियर, BWR बियर, बियर के फॉर्मेशन में हेल्प बनाने में हेल्प आता है। साथ में अल्कोहल बनाने में भी क्या होता है? हेल्प मिलती है। हेल्प क्या मिलता है? देखो जो भी चीजें जो टॉक्सिक सब्सटेंस है, ठीक, जो टॉक्सिक सब्सटेंस है उनसे दूर रहेंगे। हालांकि देखो जो कंपनियां हैं, कंपनी क्या करता है? कंपनी देखो कंपनी को जहर बेचना है, देखो अगर कंपनी को जहर बेचना है ना, आपको जहर खाने पीने नहाने का 10 को फायदा गिनवा देगा कि आप जहर लेंगे तो टेंशन फ्री रहेंगे, टेंशन कम होगा। वैसे ही जो अल्कोहल वाली कंपनी है, जो बियर वाले कंपनी है, वो क्या करते हैं? आपको एकदम फायदा गिनवाते रहेंगे। अल्कोहल पियेंगे एकदम मतलब मन में शांति रहेगा, टेंशन फ्री रहेंगे, ये रहेंगे वो रहेंगे। अभी देखते हो जैसे मान लो गुटखा पान मसाले का प्रचार होता है तो कैसे करता है? आप ये खाएंगे तो कैसर मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। मतलब पैसा कमाने के लिए अपने कंट्री को जितना मतलब डाउन टू अर्थ नहीं कहेंगे, इसको बोलेंगे कि जितना नीचे गिरा सकते हैं गिरा लो, क्योंकि उन्हें तो अच्छा पैसा मिल रहा है, तो पैसा मिल रहा था ठीक है, क्या होगा, तनी मन देश ना बर्बाद होगा। इस तरीके से होता है। हालांकि ये गलत है, खुद का भी सेंस होना चाहिए। तो इन सब चीजों से क्या रहेंगे? दूर रहे। हाँ, अगर मेडिकल यूज है, अगर मेडिसिनल यूज चल रहा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि मान लो कि जो हम लोग अभी कोरोना वायरस चला था, तो इसमें जो हम लोग वो यूज कर रहे थे, क्या बोलते हैं, सैनिटाइजर जो हम लोग यूज कर रहे थे, तो वो जो सैनिटाइजर था उसमें अल्कोहल की मात्रा तो था ही ना। अल्कोहल क्या करता है कि जो सेल वॉल, जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के सेल वॉल को तोड़ देता है, और बैक्टीरिया फिर क्या हो जाता है? वो उनका राम नाम सत्य हो जाता है। समझे? अभी देखो यहाँ पर हाँ, एक है लिंक रिएक्शन। जो लिंक रिएक्शन अभी देख रहे थे, लिंक रिएक्शन, लिंक का ताला, LINC, लिंक का जो ताला होता है बहुत फेमस है। वैसे यहाँ पर एक लिंक रिएक्शन ये भी क्या बहुत फेमस है। यहाँ पर मतलब पायरुवेट का ऑक्सीडेशन हो रहा है, पायरुवेट का ऑक्सीडेशन हो रहा है। देखो जो एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस था, सब कुछ खाना पीना नहाना सोना सब भूल सकते हैं, ये नहीं भूलेंगे कि ग्लाइकोलाइसिस का जो एंड प्रोडक्ट है, ग्लाइकोलाइसिस के एंड प्रोडक्ट में 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल आपको
मिलने वाला है। दो पायरुवेट के जब मॉलिक्यूल मिलेंगे तो देखो एक पायरुवेट के मॉलिक्यूल में 3 कार्बन होता है, दो पायरुवेट के मॉलिक्यूल में 6 कार्बन होंगे, एक में 3 तो दो में कितने हुए 6 हुए। तो ग्लाइकोलाइसिस के एंड प्रोडक्ट क्या होंगे, दो पायरुवेट होंगे। तो देखो अगर O2 प्रेजेंट होगा तो पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भाग जाएगा कि हमको O2 मिल रहा है, चल चलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में जाएगा और वहां पर जाकर के उसका काम करेगा। अगर पायरुवेट तो फिर पायरुवेट वहां पे क्या बनाएगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाएगा और इसी रिएक्शंस को लिंक रिएक्शन कहते हैं या फिर पायरुवेट का ऑक्सीडेशन कहते हैं। जब पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम ए बना, देखो जब पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम ए बना, देखो पायरुवेट एक 3 कार्बन का मॉलिक्यूल, एक पायरुवेट 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है। तो जब यह माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर करेगा, O2 अगर O2 अवेलेबल है अगर, तो पायरुवेट कहां पे जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा। क्योंकि पायरुवेट के पास ध्यान से देखेंगे ये एक 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है, रटेंगे इसको, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा तो एक जो कार्बन है इसको रिमूव कर दिया जाएगा, एक कार्बन हट जाएगा। कैसे हटाएगा, कुछ फॉर्म में वेस्ट निकालेगा उसको, तो CO2 के फॉर्म में एक कार्बन मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, हटा दिए जाएंगे। 2 कार्बन मॉलिक्यूल बचा क्या, एक कार्बन को लात मार के निकाल दिया गया कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में। तो जो 2 कार्बन के मॉलिक्यूल बनाया वो एसिटाइल ग्रुप बनेगा। 2 कार्बन का मॉलिक्यूल क्या बनेगा, एसिटाइल ग्रुप बनेगा। और वही जो एसिटाइल ग्रुप होगा बाद में कोएंजाइम एक के साथ अटैच होगा। एक कार्बन मॉलिक्यूल को लात मार के निकाल दिया तो क्या आपके पास 2 कार्बन बच गए क्या, तो जो 2 कार्बन का मॉलिक्यूल बचा इसको लास्ट में ये एसिटाइल ग्रुप जो हुआ, एसिटाइल ग्रुप के साथ क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा और फिर एसिटाइल ग्रुप बनेगा और फिर आगे कोएंजाइम ए के साथ क्या होगा, अटैच होगा। तो जब एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ अटैच हुआ तो आपको रिजल्ट में क्या मिला, एसिटाइल कोएंजाइम ए बना। एक कार्बन को यहाँ पे हटा दिया गया तो आपको एसिटाइल ग्रुप मिल गया। एसिटाइल ग्रुप फिर आगे जाके 2 कार्बन का एक मेरे पास मॉलिक्यूल बना और ये एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ क्या होगा, जुड़ेगा। तो हमें क्या मिला, एसिटाइल कोएंजाइम एक फाइनल प्रोडक्ट के रूप में यहाँ पर मिला। देखो जो मेरे पास पायरुवेट है, पायरुवेट के साथ साथ आपके पास क्या है और Na प्लस निकोटीन अमाइड डाइन्यूक्लियोटाइड प्लस में हमें क्या मिला, कोएंजाइम ए है और आपको मिलेगा एसिटाइल कोएंजाइम ए। एसिटाइल कोएंजाइम ए मिला, CO2NaDH प्लस में CO2 प्लस में NAD। देखो पहले हमारे पास एक और बात समझेंगे, पायरुवेट था, पायरुवेट एक 3 कार्बन का मॉलिक्यूल था, इसलिए इतना बार बताया ताकि एकदम रट जाओ। एक पायरुवेट था, 3 कार्बन का मॉलिक्यूल था, वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर किया कब, जब इसके पास O2 प्रेजेंट था, जब इसके पास O2 प्रेजेंट था। जब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर गया तो इसके पास चूंकि 3 कार्बन था, एक कार्बन को लात मार कर बाहर निकाल दिया गया कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में। जब कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में बाहर निकाल दिया गया तो 2 कार्बन का मॉलिक्यूल बचा जो कि एक एसिटाइल ग्रुप था और ये वाला एसिटाइल ग्रुप बाद में कोएंजाइम के साथ अटैच हुआ। जब कोएंजाइम के साथ एसिटाइल ग्रुप अटैच हुआ तो फिर आपको मिल गया क्या, एसिटाइल कोएंजाइम ए। क्लियर है, हाँ बिल्कुल क्लियर है, समझा। अभी देखो यहां पर, चूंकि देखो यहां पर क्या एक एंजाइम इन्वॉल्व होगा क्या, हाँ अगर एंजाइम इन्वॉल्व नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा। तो यहां पर जो एंजाइम की रिक्वायरमेंट है वो है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, यहां पर ये एक एंजाइम क्या होगा, इन्वॉल्व होगा।
यहाँ पर, ठीक। चलो देखो, एक है क्या है, एक है NADH का क्या काम है यहाँ पर। देखो जो NAD प्लस है, NADH जो है हमारे पास, देखो यहाँ पर ध्यान समझेंगे, जो यहाँ पर NADH है, NAD प्लस है, वही वो आगे बना मेरे पास NADH। जो मेरे पास NAD प्लस है, इसका रिडक्शन होकर के आपको मिलता है NADH। NAD प्लस रिड्यूस होकर क्या मिलेगा आपको, NADH मिलेगा। देखो जो NADH है ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन कैरियर है, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन का कैरियर है, जो कि इलेक्ट्रॉन्स को ETC तक, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन तक, जो इलेक्ट्रॉन को देखो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन मतलब एक कुछ है जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट करता है। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉन होना तो चाहिए। अगर पैसा खर्चा करना है तो आपके पास पैसा होना तो चाहिए। तो पैसा कहाँ से आएगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करना, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा, तो ये भैया लेकर के जाएंगे NADH। ये NADH ही हाई इलेक्ट्रॉन एनर्जी, हाई इलेक्ट्रॉन कैरियर हैं, और ये लेकर के जाएंगे किसके पास, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के पास, और वहाँ से इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा। अब देखो ETC में जाएंगे तो NADH का क्या होगा, ATP बनेंगे। सिंपल वर्ड में समझो कि जो NADH है एक एनर्जी कैरिंग मॉलिक्यूल है। NADH क्या है, एक एनर्जी कैरिंग मॉलिक्यूल है। अब देखो यहाँ पर तो हो गया माइटोकॉन्ड्रिया में एंट्री, क्रेब्स साइकिल में जो एंट्री है, जो क्रेब्स साइकिल में एंट्री है, वो देखो क्या कह रहा है कि जब एसिटाइल कोएंजाइम में था, देखो जो क्रेब साइकिल है, केकड़ा वाला नहीं है, क्रेब है, ना कि CRAB। जो क्रेब साइकिल है, क्रेब साइकिल का जो स्टार्टिंग मॉलिक्यूल है वो हमारा एसिटाइल कोएंजाइम A है। क्रेब साइकिल का जो स्टार्टिंग मॉलिक्यूल होता है, कहाँ से क्रेब साइकिल स्टार्ट होता है, वो एसिटाइल कोएंजाइम A से स्टार्ट होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे कि जो क्रेब साइकिल का जो स्टार्टिंग मॉलिक्यूल होगा वो है आपका एसिटाइल कोएंजाइम A है। देखो क्रेब साइकिल में होता क्या है कि जो एसिटाइल कोएंजाइम A है, यहाँ पर ये वाला ये मॉलिक्यूल एसिटाइल कोएंजाइम A है, ये ऑक्सैलो एसीटेट के साथ कंबाइन करेगा, ऑक्सैलो एसीटेट के साथ कंबाइन करके सिट्रिक एसिड बनाएगा, और फिर इस तरीके से क्रेब साइकिल यहाँ से क्या होगी, स्टार्ट होगा। जो एसिटाइल कोएंजाइम A है ये कंबाइन करेगा किसके साथ, ऑक्सैलो एसीटेट से, आपको मिलेगा क्या, सिट्रिक एसिड मिलेगा, और फिर इस तरीके से क्रेब साइकिल क्या होगा, स्टार्ट होगा। देखो जो लिंक रिएक्शन है, मेन रिजल्ट्स के फॉर्म में एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल से 2 पाइरुवेट बने हैं, 2 एसिटाइल कोएंजाइम A बने हैं, 2 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ है, और 2 NADH का क्या हुआ था, प्रोडक्शन हुआ था। और कैसे हुआ, ग्लूकोज का पहले ग्लाइकोलाइसिस हुआ, ग्लाइकोलाइसिस में पाइरुवेट मिला, पाइरुवेट से आगे लिंक रिएक्शन हुआ, लिंक रिएक्शन में आपको एसिटाइल कोएंजाइम A मिला। अब को एसिटाइल कोएंजाइम A का यूज करके हम कहाँ गए, क्रेब साइकिल में। क्रेब साइकिल में क्या मिला हमको, सिट्रिक एसिड मिला। क्रेब साइकिल में क्या मिला, सिट्रिक एसिड मिला। ठीक, अब देखो ध्यान से समझेंगे जरा कि जो मेरे पास ये ग्लूकोज था, ग्लूकोज का हमने क्या किया, ग्लाइकोलाइसिस किया, ग्लाइकोलाइसिस से हमको मिला क्या, पाइरुवेट मिला। पाइरुवेट का हमने क्या किया, पाइरुवेट को हम ले गए लिंक रिएक्शन के बीच, लिंक रिएक्शन करवाया, लिंक रिएक्शन से हमको क्या मिला, लिंक रिएक्शन से आपको मिला एसिटाइल कोएंजाइम A। एसिटाइल कोएंजाइम A कहाँ गया, एसिटाइल कोएंजाइम A को हम लोग ले गए एसिटाइल कोएंजाइम A को हम ले गए क्रेब साइकिल के अंदर। क्रेब साइकिल से क्या मिला आपको, सिट्रिक एसिड मिला। ध्यान से समझेंगे, ग्लूकोज का हमने किया ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस करके हमें मिला पाइरुवेट, 2 मॉलिक्यूल,
पायरुवेट को हम लोग लिंक रिएक्शन में ले गए, लिंक रिएक्शन से आपको मिला एसिटाइल कोएंजाइम, एसिटाइल कोएंजाइम ए को हम लोग क्रेब्स साइकिल के अंदर ले गए, हमें क्या मिला, सिट्रिक एसिड मिला। क्रेब्स साइकिल की स्टार्टिंग क्या एसिटाइल कोएंजाइम ए से हुई है क्या, हाँ। तो देखो जो यहाँ पर लिंक रिएक्शन है, आंखों को ध्यान से खोल के देखेंगे, जो लिंक रिएक्शन है, क्या ये जो यहाँ पर ग्लाइकोलाइसिस था, ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल के बीच में क्या जो कनेक्टिंग लिंक है वो आपको लिंक रिएक्शन ही दिख रहा है क्या, ध्यान से देखेंगे। जो ये ग्लाइकोलाइसिस है और जो आपके पास ये क्रेब्स साइकिल है, इन दोनों के बीच में कोई कनेक्टिंग लिंक दिख रहा है क्या, तो जो कनेक्टिंग लिंक दिख रहा है वो है लिंक रिएक्शन। अगर लिंक रिएक्शन नहीं होता तो एसिटाइल कोएंजाइम बनता ही नहीं। अगर जब एसिटाइल कोएंजाइम बनेगा ही नहीं तो आप मतलब कैसे क्रेब्स साइकिल स्टार्ट करेंगे, कहाँ से सिट्रिक एसिड लेके आएंगे आप, समझ पा रहे हैं यहाँ पे। देखो जो क्रेब्स साइकिल है, क्रेब्स साइकिल को सिट्रिक एसिड साइकिल बोलते हैं, या फिर इसी को टीसीए साइकिल भी कहते हैं। देखो टीसीए साइकिल बोलते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो ये वाला जो साइकिल था, साइकिल मतलब ये चलाने वाला साइकिल नहीं, ये स्टेप ये हैंस क्रेब ने डिस्कवर किया था। जो भी साइंटिस्ट लोग हैं वो कुछ ना कुछ जब काम करता है अपना तो उनका नाम क्या कर देता है, दे देता है। नाम दे देंगे तो वो लोग बुरा नहीं मानेंगे और काम अच्छे से करते रहेंगे। इस साइकिल में क्या होता है कि एसिटाइल दिस साइकिल ऑक्सीडाइज, इस साइकिल में एसिटाइल कोएंजाइम ए का ऑक्सीडेशन होता है और एक एनर्जी कैरियर प्रोड्यूस होते हैं जिनको कहते हैं हम लोग NADH PADH। एनर्जी कैरियर क्या हो गया, और देखो इस साइकिल में जो हमारे पास है ये क्रेब साइकिल है, कहा गया ये वाला जो क्रेब साइकिल है, यहाँ पर कुछ एनर्जी कैरियर बनेंगे, साथ ही साथ आपको ATP भी बनेगा। एनर्जी कैरियर क्या क्या है आपके, एनर्जी कैरियर आपका है NADH और एक है PA, समझे यहाँ पर, हाँ बिल्कुल समझ में। देखो क्रेब साइकिल में क्या क्या हो रहा है, क्रेब साइकिल का जो स्टेप है वो मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में हो रहा है। क्रेब साइकिल कहाँ पर हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में हो रहा है। पहली बात कि अगर माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में हो रहा है तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इस भैया की एंट्री ही तभी होगी जब ये शुरू में तय करके जाएंगे कि हम वो एरोबिक रिस्पिरेशन करेंगे। अगर आप शुरू में ही तय नहीं करेंगे कि हम एरोबिक रिस्पिरेशन करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आपकी एंट्री ही नहीं दी जाएगी। अगर आप शुरू में ही आप लिखा पढ़ी कर लेंगे कि नहीं हम O2 मिलेगा तो हम हाँ ठीक है काम चला लेंगे कैसे हम, तो कहेगा ठीक है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाओ, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होगा ये जाएगा। अब देखो यहाँ पर इस क्रेब साइकिल में वो जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का डायरेक्ट यूज नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन ऑक्सीजन का इनडायरेक्ट यूज देखने को मिलेगा। जो सिट्रिक एसिड बन रहा था मेरे पास, यहाँ पर देखो कहाँ बना हुआ है, एसिटाइल कोएंजाइम ए और ऑक्सैलोएसीटेट का यूज करके मेरे को क्या मिला, सिट्रिक एसिड मिला। तो सिट्रिक एसिड कैसे मिला, क्रेब साइकिल जो है कि क्रेब साइकिल की जो स्टार्टिंग है वो सिट्रिक एसिड के फॉर्मेशन से हो रही है क्या, हाँ बिल्कुल हो रही है। देखो यहाँ पर जो क्रेब साइकिल स्टार्टिंग हो रही है वो सिट्रिक एसिड के फॉर्मेशन से हो रहा है। यहाँ पर देखो होता क्या है कि जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है, कहाँ पे गया, जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है ये एक 2 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है। एसिटाइल कोएंजाइम में कितना होता है, 2 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है। और ऑक्सैलोएसीटेट किधर गया, यहाँ पर ये ऑक्सैलोएसीटेट एक 4 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है। तो यहाँ पर 2 कार्बन मिला और यहाँ पर 4 कार्बन मिला, एक सिंगल यहाँ पर प्रोडक्ट बना है। तो ये कितना कार्बन का मॉलिक्यूल होना चाहिए था, ये खोपड़ी लगानी है यहाँ पर, ये जो भगवान दिए हैं बुद्धि यहाँ पर ये इसको यूज करना है। अगर मेरे पास एसिटाइल कोएंजाइम ए अगर एक 2 कार्बन का मॉलिक्यूल है और ऑक्सैलोएसीटेट एक 4 कार्बन का मॉलिक्यूल है तो सिट्रिक एसिड बनेगा या फिर यहाँ ये सिट्रेट बनेगा। तो क्या ये 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है क्या, हाँ बिल्कुल, ये एक कितने कार्बन का मॉलिक्यूल होगा, ये 6 कार्बन का मॉलिक्यूल होगा। और यहाँ पर सिट्रेट सिंथेज, यहाँ पर एंजाइम का यूज होगा, सिट्रेट सिंथेज एंजाइम का क्या होगा यहाँ पर यूज
होगा, सिट्रेट सिंथेज एंजाइम क्या होगा यहाँ पर यूज होगा। देखो है क्या, किसी रिएक्शन में कोई एंजाइम ए रिलीज होगा, और ये जो एक क्रेब्स आएगा क्या था, ये स्टार्टिंग पॉइंट था। एक एसिटाइल कोएंजाइम ए मॉलिक्यूल जो है क्या, एक एसिटाइल कोएंजाइम ये जो मॉलिक्यूल है उससे, देखो एसिटाइल कोएंजाइम ये जो मॉलिक्यूल है इससे आपको मिलने वाला है, क्या मिलने वाला है आपको, 3 NADH मिलेगा, 1 FADH मिलेगा, 1 ATP मिलेगा, और 2 CO2 के मॉलिक्यूल क्या होंगे, प्रोड्यूस होंगे। क्योंकि देखो यहाँ पर एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से, एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से 2 एसिटाइल कोएंजाइम ये प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। तो देखो एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से क्या क्या मिलेगा, अगर एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से 2 एसिटाइल कोएंजाइम अगर बन रहे हैं तो एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से क्या होगा, 6 NADH, क्या होगा 6 NADH मिलेगा। देखो एक एसिटाइल कोएंजाइम से अगर मिल रहा है आपको 3 NADH, क्या मिला 3 NADH, 1 FADH मिला, 1 ATP मिला, और 2 कार्बन डाइऑक्साइड मिला। ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से आपको मिलेगा 2 एसिटाइल कोएंजाइम में, ठीक। तो क्या एक कंप्लीट ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से आपको मिलने वाला है 6 NADH। चलो देखो यहाँ पर अच्छे से, जो मेरे पास ग्लूकोज है यहाँ पर, एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से, ग्लूकोज कितना है, 1 है, इससे क्या बने मेरे पास एसिटाइल कोएंजाइम है, ठीक। कितना बनेगा, 2 बनेगा, ठीक। 1 2, एक एसिटाइल कोएंजाइम से क्या बनेगा मेरे पास, 3 NADH बनेगा। तो इससे भी क्या 3 NADH बनेगा, क्या इससे भी 3 NADH बनेगा, क्या बिल्कुल बनेगा। क्या इससे 1 FADH बनेगा, तो क्या इससे भी 1 FADH बनेगा, क्या इससे 1 ATP बनेगा, तो क्या इससे भी 1 ATP बनेगा, इससे 2 CO2 का मॉलिक्यूल बनेगा, तो इससे भी 2 CO2 का मॉलिक्यूल बनेगा, इसमें कहीं कोई शक है नहीं। तो क्या इन दोनों को मिला करके क्या मेरे पास मिलने वाला है, 6 NADH, 2 FADH, 2 ATP, 4 CO2, यानी कि एक ग्लूकोज से आपको मिलने वाला है 6 NADH मिलने वाला है, 2 FADH मिलने वाला है, 2 ATP मिलने वाला है, और 4 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल आपको मिलने वाले हैं। जो क्रेब्स साइकिल है हमारा लगभग 4, मतलब इसका मेन पॉइंट देखो, पहला है एक तो ये सेंट्रल मेटाबॉलिक पाथवे की तरफ क्या करता है, ये काम करता है, एनर्जी प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है, क्रेब्स साइकिल में भी, सॉरी CO2 के प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है, और एक मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट की तरफ भी क्या करता है, ये काम करता है यहाँ पर। हाँ, तो इसके बाद हम लोग अभी आगे कल देखने वाले हैं जो ये इंपॉर्टेंस ऑफ क्रेब्स साइकिल है।
इंपॉर्टेंस ऑफ क्रेब्स साइकिल हम लोग कब देखने वाले हैं, कल देखेंगे। ठीक, चलो।